हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी यारो री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और यह जो आपका प्रैक्टिस सेट है अभी इस समय जो पीसीएस मंत्रा में चल रहा है वही टेस्ट सीरीज आपको कराया जा रहा है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। यह प्रैक्टिस आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और देखें, लास्ट में जरूर एनालिसिस कर लिया करें कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं और किस सेक्शन से गलत हो रहे हैं, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और मान के चलिए कि आज से आप 2 महीने कुल मिलाकर के 60-61 दिन बचे हैं। ठीक है, तो टाइम जो है कैसे धीरे धीरे निकल रहा है, धीरे धीरे क्या बहुत तेज़ी से निकल रहा है। और आप लोग जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपना नोट्स वगैरह जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं पढ़िए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स आप लोग जरूर लगाया करें पर डे, चाहे जहाँ भी लगाएं प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करें। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है कि बस काउंटिंग के लिए प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं कि अच्छा हाँ इतने प्रैक्टिस सेट्स तो हो गए। जो भी प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व करें, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, अच्छे से एनालिसिस कर लिया करें। ठीक है, और ऐसा इसमें देखिए किसी भी एक कोचिंग के प्रैक्टिस सेट्स हो या किसी भी एक पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को आप लोग प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि एग्जाम में किस प्रैक्टिस सेट से या कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ये किसी को पता नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट में कोशिश ये करिए कि जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट है सबको सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसमें जो है जो भी डाउट रहे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड उसको भी आप लोग डाउट को क्लियर जरूर कर लिया करें। बाकी ये सारे पीडीएफ जो है आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए गए हैं और जैसे कुछ लोगों के द्वारा कमेंट किया गया था कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी उसमें प्रोवाइड करा दिया जाए, तो इंग्लिश वर्जन वाला जो पीडीएफ है वो भी आपको ऐड कर दिया गया। उसके साथ साथ अभी 2-4 दिन हुआ जो नवीन या टाइगर रिपोर्ट आया है, टाइगर जनगणना रिपोर्ट, उसे भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना रहे और आप लोग जैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी तैयारी में जो भी मदद मुझसे हो पाए अपना 100% दूँ। बाकी आप भी अपना 100% दीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। ठीक है, बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इच्छुक हो ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत में संवैधानिक विकास के बारे में कौन सा विकल्प सही है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत में विधायी एकता स्थापित की और गवर्नर जनरल को विधायी शक्ति प्रदान कर दी गई। 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत में द्वैध शासन की शुरुआत करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसने ब्रिटिश शासन के प्रशासन को विनियमित करने का प्रयास किया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट ने भारत में विधायी एकता स्थापित की और गवर्नर जनरल को विधायी शक्ति प्रदान की गई थी, ये बात भी ठीक है। अगर हम बात करें कथन तीसरा, 1858 के अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन स्थापित किया, लेकिन द्वैध शासन की जो शुरुआत है यह 1858 के अधिनियम द्वारा नहीं हुई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम जो आपका 1858 है इसके माध्यम से ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन स्थापित किया गया था, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन द्वैध शासन इसके माध्यम से स्थापित हुआ था, यह गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में द्वैध शासन की जो शुरुआत होती है यह 1919 के अधिनियम द्वारा होती है। ठीक है, 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, इसके माध्यम से शुरुआत की जाती है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन का आगमन और भारतीय संविधान का लागू होना, इन सभी को आपको क्रम से लगाना है। रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें, यह जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें, यह आया था 1919 में। ठीक, उसके बाद आपका साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का जो आगमन है यह 1928 में हुआ था। यहाँ आगमन पूछा है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 1928। अगर साइमन कमीशन का गठन पूछता तो यहाँ फिर 1927 हो जाता। ठीक है, 27 हो जाता। आगमन हुआ था 1928 में, कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई में। बाकी भारतीय संविधान का जो लागू होना है, भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था।
तो इसका जो सही आंसर है 1 2 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला ऐसा अधिनियम था जिसके माध्यम से ब्रिटिश शासन के प्रशासन को विनियमित करने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन द्वारा। ठीक। और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसके माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था, इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का जो अधिनियम है उसको तैयार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान या भारत का जो संविधान वो लागू हुआ था। तो सही आंसर डी हो जाएगा 1 2 3 4। भारत में संवैधानिक सुधारों के क्रम में निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय फेडरल जो कोर्ट है इसकी स्थापना की गई थी? 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। किसके माध्यम से किया गया था फेडरल कोर्ट की स्थापना? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी और यही कोर्ट बाद में 1950 में भारत का सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1935 में फेडरल कोर्ट का स्थापना हुआ, जो 1950 में यह सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी इसके अंतर्गत कुछ और प्रावधान किए गए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और जो केंद्र है यहाँ पर क्या किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, सही आंसर इसका बी है। भारतीय संविधान सभा के गठन और कार्य प्रणाली के संदर्भ में देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था और इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता था। प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मूल रूप से संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद यह संख्या कम होकर के 299 हो गई थी। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है, कुल के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 3 4 सही है, पहला गलत है। इसका 2 3 4 सही हो जाएगा, पहला गलत है। पहले में क्या कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था और इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा हुआ था। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखिए इसका जो गठन है संविधान सभा का कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से किया गया था, बात तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक जो है बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके सदस्यों का जो चुनाव है यह प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से नहीं, बल्कि इसके जो सदस्य हैं प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यह आपका गलत हो जाएगा। बाकी 2 3 4 सही। ठीक है, बाकी यानी विकल्प सही हो जाएंगे। संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक, प्रारूप समिति का गठन, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना और संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया जाना। इन्हें आपको क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इनकी अगर हम बात करें, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और जो पहली इसकी बैठक हुई थी इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर इसके बाद दूसरी जब बैठक इसकी होती है 11 दिसंबर 1946 को, तब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, इसकी अध्यक्षता सौंपी जाती है। ठीक, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, इसकी अगर हम बात करें, प्रारूप समिति का गठन यह हुआ था आपका 29 अगस्त। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसका जो प्रस्ताव है यह कब आया था? उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें, यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और संविधान सभा का जो अंतिम मसौदा तैयार किया गया था या अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया गया था, यह प्रस्तुत किया गया था नवंबर 1948 में। तो याद रखिएगा। ठीक है, नवंबर 1948 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और संविधान सभा का जो अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया गया था वह नवंबर 1948 में किया गया था। इसका जो सही आंसर वो सी हो जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन सी। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत इसका गठन किया।
देखिए ये दोनों सही है लेकिन अलग अलग सही है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। संविधान सभा को मूल रूप से भारत में एक स्वतंत्र सार्वभौमिक संविधान बनाने का अधिकार ब्रिटिश संसद द्वारा दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन इसे ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इसका सही आंसर क्या होगा? कोड के हिसाब से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला तो बात सही है लेकिन दूसरा सही गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन यह पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार की सहमति से संचालित हो रही, पूरी तरह जो है ब्रिटिश सरकार की सहमति से इसका संचालन किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को मान्यता दी थी, लेकिन यह जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं थी। ठीक है, इसके साथ साथ इसके कार्यों पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव था और भारतीय नेताओं को कई स्तरों पर उनसे समझौता भी करना पड़ता था। ठीक है, तो पहला बात तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसे ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया था, ये जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है ये गलत है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। इसमें देखिए कुछ समिति दी गई है, अध्यक्ष दिए गए हैं। किस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी उससे सम्मिलित करना है। बात करें प्रारूप समिति की अध्यक्षता, प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। प्रारूप समिति की अध्यक्षता। राज्य पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे फजल अली। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन है 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कुछ समिति दी गई और उनके कार्य दिए गए, उनसे आपको सम्मिलित करना है। संघ संविधान समिति का कार्य क्या था? संघ संविधान समिति केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से लेकर के, मतलब शक्तियों के बंटवारे से संबंधित सुझाव देने के लिए संघ संविधान समिति का गठन किया गया था। राज्य संविधान समिति राज्यों की संरचना और अधिकारों का निर्धारण करने के लिए, राज्य की संरचना क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, उनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी, इसके लिए संविधान समिति का गठन किया गया था। नागरिकता समिति नागरिकों से जुड़े प्रावधान तैयार करने के लिए किया गया था। और भाषा समिति भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित अनुच्छेद तैयार करने के लिए भाषा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा के गठन के संदर्भ में देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। संविधान सभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है, क्या पूछा है, कौन सा विकल्प, एक सेकेंड, कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, देखिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष, अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं इसके बारे में कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था और प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से जो विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये बात ठीक हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा संशोधित किया गया, फिर जोड़ा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुबारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान की आधारशिला माना जा सकता है, लेकिन यह संविधान के किसी अनुच्छेद पर प्राथमिकता नहीं ले सकती। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसमें बताना है कोर्ट के हिसाब से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 3 4 1 3 4। ठीक है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों? देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान 1976 ठीक है, इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। इसमें मतलब क्या है, जैसे देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो उसमें संशोधन हो सकता है, उसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये है
कि अगर आप ये चाहें या फिर भारत सरकार या न्यायालय ये चाहे कि प्रस्तावना जो वर्तमान समय में है इसको बदल करके हम प्रस्तावना के रूप में किसी अन्य को या किसी और को हम उसमें इंट्रोड्यूस करें या फिर से ऐड करें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो प्रस्तावना है यह प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प आपका सही है। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत क्यों है अगर ये बात करें हम, तो केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया था, जिसमें फुल बेंच अर्थात अब तक की सबसे बड़ी पीठ ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें टोटल 13 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था। ठीक है, और इसी में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन वह स्वयं कोई प्रवर्तन योग्य प्रावधान नहीं देता है। ये इसका मतलब क्या है? प्रवर्तन योग्य प्रावधान नहीं देता था, प्रस्तावना को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक, और उसके आगे जो मिनर्वा मिल्स वाद है 1980, इसमें प्रस्तावना जो है इसको संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया था मिनर्वा मिल्स वाद में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखिएगा। बाकी बेरोजगारीवाद की बात करें जो 1960 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान की आधारशिला माना गया, और इसमें ये भी कहा गया था यदि संविधान के किसी अनुच्छेद से टकराव होता है तो अनुच्छेद को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद से किसी कानून का टकराव होता है, नीति निर्देशक तत्व का या फिर अन्य किसी का, तो इसमें जो प्राथमिकता है वो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद है उनको दी जाएगी। बेरोजगारीवाद में यह प्रावधान किया गया था। ये भी आपका सही है। ठीक है, इसमें गलत जो था केवल 2 था। ठीक है, सही आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों का उनके स्रोत देशों के मिलान करिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करें, यह लिया गया है ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत में आपातकालीन प्रावधानों की प्रेरणा जर्मनी का जो वाइमर संविधान है यहाँ से लिया गया है। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 और 4 सही है। ठीक है, 2, 4 सही है। पहले में क्या है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात बिल्कुल गलत है। भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, इसे लिया गया है भारत सरकार अधिनियम। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया। ठीक है, 1935 से लिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। बात बिल्कुल ठीक है। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत में न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, न कि कनाडा के संविधान से। ठीक है, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसका जो विचार है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सही आंसर इसका केवल जो है वो आपका हो जाएगा 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कुछ भाग दिएगा और उनसे रिलेटेड विषय दिएगा, उसको आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इसमें भाग 3 में भाग 5 की अगर हम बात करें, भाग 5 जो संघ से संबंधित है, भाग 5 जिसमें अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 52 से 51 तक संघ सरकार जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, संघ सरकार जिसमें राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट आदि आते हैं, इनकी परिभाषा दी गई है किसमें? भाग 5 में। ठीक है, और संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 इसका उल्लेख जो किया गया है, यह किया गया है भाग 11 में। ठीक, और इसमें देखिए भाग 11 में अगर हम बात करें, टोटल 2 भाग ऐसे हैं जिसमें संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है इसकी व्याख्या की गई है। एक है आपका भाग 11 जिसमें संघ एवं राज्यों के बीच अगर हम बात करें तो इसमें जो है विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक विधायी संबंध, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक, और प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख जो किया गया है 256 से 263 तक किया गया है। ठीक, फिर है आपका भाग 12 में केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध का उल्लेख किया गया है।
ठीक है, वित्तीय संबंध का उल्लेख है। और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 268 से 293, अनुच्छेद 268 से 293 में, ठीक, अनुच्छेद 268 से 293 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, तो भाग 11 और भाग 12 यह दोनों जो है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है इसकी व्याख्या करता है। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन किया जाता है वो किया जाता है भाग 14 में दिया गया। ठीक है, भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की गई है। और इसके लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323, ठीक है, 323। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन ए 2 3 1 4, 2 3 1 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची भाग एक, भाग एक दिन में भाग एक में किसका उल्लेख है? देखिए भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भारत और उसके राज्यों के बीच, भारत और उसके राज्यों का क्या दी गई है? परिभाषा दी गई। ठीक है, भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। भाग 9 की बात करें, भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ में इसका उल्लेख किया गया है। और उसके बाद आपका भाग 12, भाग 12 की बात करें, अनुच्छेद 264 से लेकर के 301 के तहत भारत की वित्तीय व्यवस्था, कराधान और संपत्ति अधिकारों से संबंधित जो उल्लेख है वह भाग 12 में मिलता है। और भाग जो फिर आपका 18 है, भाग 18 की बात करें तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 इसमें आपातकालीन प्रावधान या फिर उपबंध किया गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 3 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित अनुसूचियों का उनके विषय से संबंध मिलान कीजिए। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? देखिए बात करें अगर हम पहली अनुसूची की, बात करें अगर पहली अनुसूची की, इसमें भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो संघ और राज्यों की जो समवर्ती सूची है इसका उल्लेख किया गया है। और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित मामले डाले गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1 3 2 4। पंचायती या पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषद स्थापित करने से संबंधित है। 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। कुट के हिसाब से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 4, तीसरा गलत है। तीसरे में क्या है कि 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? इसमें नगर पालिका का उल्लेख है, नगर पालिका का। ठीक है, और इसे जोड़ा कब गया था? इसे 73वां नहीं बल्कि 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में शामिल नहीं है? समानता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगर ये पूछ ले कि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में, और संपत्ति का अधिकार जो है मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार था, तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में संपत्ति का जो अधिकार है मूल अधिकार नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है, इस सूची या इस श्रेणी से निकाल करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत केवल राज्य को भेदभाव न करने की बाध्यता है, न कि निजी व्यक्ति को। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 सब क्लॉज ए के तहत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही या बच्चों के लिए ही लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचना या फिर याचिका दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो या फिर उल्लंघन होता है, तो बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है 1 2 4, तीसरे में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 21 ए के तहत, अनुच्छेद 21 ए के तहत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लागू होता है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 15
यह राज्यों को भेदभाव करने से रोकता है, लेकिन निजी व्यक्तियों पर यह सीधे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो सही हो जाएगा। और दूसरा, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई जो स्वतंत्रता यह केवल भारतीय नागरिकों को मिली है। अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, चाहे वह सरकारी स्कूल हो या फिर निजी स्कूल हो। प्राथमिक शिक्षा उनके लिए एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वो अगर हम बात करें वो देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30। यह जो आपके यह जो 5 मौलिक अधिकार हैं, जो 5 मौलिक अधिकार हैं, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, जो विदेशी व्यक्ति हैं उनको प्राप्त नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या किया बताया गया है। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें, इसमें समानता की बात की गई, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो यह जो है आपके जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 25 की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यह जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को अपने सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार हैं वो प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जी, इसका सही आंसर जो है वो आपका 4, 2, 3, 1 ऑप्शन है, 4, 2, 3, 1। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं है और इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सही नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 30 के तहत प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के आधार पर सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक उपचार की गारंटी दी गई है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कोर्ट के हिसाब से। हाँ, वैसे ही बताना है कौन सा विकल्प इसमें गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक उपचार की गारंटी दी गई, जिसे किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए इसकी अगर हम बात करें जी, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32, देखिए इसमें दो ऑप्शन गलत है। इसमें जो है 2 ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, और ये दोनों गलत क्यों हैं, इनकी अगर हम बात करें तो आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 30 के तहत प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 30 नहीं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद या ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकते हैं। ठीक, आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकते हैं। और ये आपका चौथा भी गलत हो जाएगा, ये इसमें ऑप्शन गलत दिया है। चौथा भी गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करने के लिए अगर मौलिक अधिकार का निलंबन होता है तो वो तो बाध्य है कि उसे रीट जारी करना ही पड़ेगा मौलिक अधिकार का संरक्षण करने के लिए। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसमें जो है हाई कोर्ट भी ये क्राइटेरिया पूरा करेगा, हाई कोर्ट भी ये करेगा, ऐसा उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो इसे जो है क्या कह दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर बी ऑप्शन की बात करें तो यह जो है 44वां संविधान संशोधन इसमें किया गया था। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद जो है आपका, इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो है 44वां संविधान संशोधन, ठीक, इसके माध्यम से अनुच्छेद 358 और 359 जोड़ा गया था, 359। ठीक, अनुच्छेद 358 में प्रावधान किया गया था कि अगर बाह्य आक्रमण, ठीक है, बाह्य आक्रमण और जो युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर ये आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। और अनुच्छेद 359 में प्रावधान किया गया था कि अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन की भी आवश्यकता है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, लेकिन
अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो इसमें यह अनुच्छेद 30 नहीं है, अनुच्छेद 20 या 21 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक उपचार की गारंटी दी गई है, जिसे किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। यह भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। हो जाता है, देखिए प्रैक्टिस सेट्स हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस या तो मिसप्रिंट की वजह से या फिर से थोड़ी सी उसकी मतलब हो जाता है लापरवाही की वजह से, एक आध क्वेश्चन जो है ऐसे देखने को मिल जाते हैं आपको। ठीक है, निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों का उनके संबंधित अनुच्छेद के बारे में देखिए मिलान करना है। यह जो है आपको मिलान करना। अनुच्छेद 39B में किसका उल्लेख किया गया है? देखिए अनुच्छेद 39B की अगर हम बात करें, जो आपका अनुच्छेद 39B है, इसमें संपत्ति और उत्पादन के साधनों के समान वितरण की बात की गई है। ठीक है, संपत्ति और उत्पादन के साधनों के समान वितरण की बात की गई है अनुच्छेद 39B में। अनुच्छेद 43 की बात करें, श्रमिकों को उचित जीवन स्तर एवं काम की सुविधा या काम का अधिकार देने की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 जो कृषि एवं पशुपालन वैज्ञानिक पद्धति के संचालन से संबंधित। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4213, ऑप्शन बी 4213। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की तुलना में श्रेष्ठ माना गया है। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन वे राज्य की नीतियों के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश जारी करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन करना चाहिए, लेकिन वे मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, और अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा कोई भी परियोजना कोई भी कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही निर्माण करना चाहिए। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है कि राज्य जो है समाज हित में, व्यक्तियों के हित में कार्य करने का प्रयास करेगा। ठीक है, कार्य करने का प्रयास करेगा, जिसमें ये नहीं है, इसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर राज्य के पास संसाधन उपलब्ध हैं तो वह राज्य हित में, ठीक है, नागरिकों के हित में कार्य कर सकता है। ठीक, तो दूसरा तो सही हो जाएगा, लेकिन पहला गलत है। निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों और उनके प्रभावों का सही मिलान कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से उच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से उच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। संविधान में मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि की गई। मोहन कुमार सिंह बनाम राज्य 1992। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। इसमें जो है मिलान करना है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका ये हो गया, ये 1 2 3 4, इसमें मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो ये देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसके अगर मिलान करने के लिए क्या है, उसमें आपका हो जाएगा पहले का 2, बी का 3, सी का फर्स्ट और डी का 4। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। ए में क्या कहा गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल 1973, जिसमें संविधान में मूल संरचना सिद्धांत है, मूल ढांचे के सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। ठीक है, और मिनर्वा मिल्स बाद में इसमें कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से उच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। मिनर्वा मिल्स बाद में कहा गया था। तो ये दोनों के अपोजिट हैं। बाकी जो है वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बी जो है, बी का क्या है, एक सेकेंड, बी का 3 मौलिक अधिकार नीति निर्देशक, एक सेकेंड सही कर, मिनर्वा मिल्स बाद जो 1980 है, इसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो संतुलन है, जो संतुलन बनाए रखना संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। ठीक है, किसमें? मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में। तो इसका जो है 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका मोहन कुमार सिंह बनाम राज्य, जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से उच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। मोहन सिंह बनाम जो कोई भी राज्य हो, कौन सा राज्य, शायद मोहन सिंह बनाम संघ है। ठीक है, इसमें कहा गया था। ठीक है, इसमें कहा गया था मोहन कुमार सिंह बनाम संघ 1992 में कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से उच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ठीक है, उच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। और जो आपका ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985, इसमें जीवन के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया था। इसका देखिए सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है,
ऑप्शन ए इसका सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। संविधान में मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसमें मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन बनाए रखना संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। मोहन सिंह बनाम संघ 1992 में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार से उच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट आया था। और ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 में कहा गया था कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। सही आंसर ये हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से महान्यायवादी के बारे में कौन सा सही है? महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन को कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार होता है। मतदान करने का अधिकार होता है। महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति के परामर्श से लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। और महान्यायवादी को केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। ठीक है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। इसमें बताना है आपको कौन सा विकल्प सही है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत है। ठीक है, महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जा गया है या कहा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और महान्यायवादी को राष्ट्रपति के परामर्श से लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह गलत है। यह जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, न कि लोकसभा के द्वारा। और महान्यायवादी को केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं, बल्कि महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ अन्य जो राज्यों के उच्च न्यायालय है वहां भी सरकार के पक्ष रखने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका केवल भी है। और इसके देखिए, इसके लिए जो अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित रूप से 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। महान्यायवादी को संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी को भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय से विधिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। महान्यायवादी की योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना। देखिए, इसके अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। 2, 3, 4 सही, पहला गलत है। महान्यायवादी की बात करें, महान्यायवादी को सरकार के गृह मंत्रालय में भाग लेने का अधिकार है, उसे मांगने मतलब कोई भी रिपोर्ट मांगने का अधिकार, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करता है, ये बात भी ठीक है। महान्यायवादी की योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए, ये बात भी ठीक है। महान्यायवादी का लेकिन कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, न कि इसके टेन्योर या इसके जो कार्यकाल है उसका निर्धारण किया गया संविधान में। ठीक है, तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा, पहला गलत है इसका। भारत का महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है और उसे सरकारी नीतियों का समर्थन करना अनिवार्य होता है। महान्यायवादी को सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार होता है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पहला तो गलत है, लेकिन दूसरा सही हो जाएगा। पहले हम क्या कह रहे हैं? भारत का महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है और उसे सरकारी नीतियों का समर्थन करना अनिवार्य है। सरकारी नीतियों का समर्थन करना उसके लिए अनिवार्य है, यह गलत है। ठीक है, यह जो है गलत हो जाएगा। देखिए, महान्यायवादी की अगर हम बात करें, महान्यायवादी जो है सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है, लेकिन उसे हर स्थिति में सरकार की नीतियों का समर्थन करना अनिवार्य नहीं होता है। तो पहला गलत है, बाकी दूसरा सही हो जाएगा। भारत के सभी राज्यों में राज्यपाल का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित रूप से 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक होती है। राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करने के लिए बाध्य है। कौन सा विकल्प राज्यपाल के बारे में सही है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। पहला और तीसरा तो सही है। राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, बात बिल्कुल ठीक है। और भारत के सभी राज्यों में राज्यपाल का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित रूप से 5 वर्ष निर्धारित किया गया, ये बात भी ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राज्य विधानमंडल की सहमति से, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक सेकेंड। देखिए, अगर हम बात करें, संविधान के अनुच्छेद 156 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर बना रहता है। 5 वर्ष वैसे मतलब ये नहीं है कि 5 वर्ष से अधिक ये पद धारण कर सकता है। इसका जो समय है या 5 वर्ष तक है, 5 वर्ष तक ये रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले इसे हटाया नहीं जा सकता। उसके पहले राष्ट्रपति जो है इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है, लेकिन इसका कार्यकाल जो 5 वर्ष है, इसकी भी बात संविधान में की गई है। ठीक, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य विधानमंडल की सहमति लेना इसके लिए आवश्यक होता है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए,
अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसके लिए राज्य विधानमंडल की कोई सहमति आवश्यक नहीं होती है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ये बात सही है, ये बात जो है सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, और यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया, 156 में, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 163 सब क्लॉज फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह लेनी होती है, लेकिन कुछ मामलों में वह अपने विवेक से अर्थात स्वतंत्र होकर कार्य कर सकता है, जैसे कि स्पष्ट बहुमत न मिलने पर स्थिति में सरकार बनाने के लिए किसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, या फिर से अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, या फिर कोई विधेयक है तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, ठीक है। या किसी कोई विधेयक है तो उसको अगर धन विधेयक नहीं है तो पुनः विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। तो ये सभी उसके स्वविवेक की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सही आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा। महान्यायवादी भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। महान्यायवादी सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में बहस कर सकता है, भले ही वह सरकार के विरुद्ध क्यों ना हो। सही आंसर क्या होगा, देखिए सही आंसर इसका ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। जो महान्यायवादी होता है इसे निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति होती है, ठीक है। महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन यह सरकार के खिलाफ किसी मामले की सुनवाई या किसी मामले का जो पक्ष वो मतलब कह सकते हैं कि अपील नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, पहला तो सही दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत है, ठीक है। यह जो है महान्यायवादी, यह सरकार की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत होता है, लेकिन सरकार के खिलाफ बहस नहीं कर सकता है, ठीक। महान्यायवादी को सरकार से स्वतंत्र रूप से अपनी विधिक राय देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। महान्यायवादी अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे और इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत है। और पहला गलत क्यों है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो महान्यायवादी जो है यह भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है, लेकिन वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि उसे सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करना होता है। और संविधान में इसके उल्लेख किया गया राष्ट्रपति की इच्छा पर यह पद धारण करता है, ठीक है। तो यह तो आपका सही है, लेकिन पहला गलत हो जाएगा। महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में निजी वकालत कर सकता है, बशर्ते कि वह सरकार के खिलाफ न हो। महान्यायवादी को मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग लेने और निर्णय लेने का अधिकार भी होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। और दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि अगर बात करें इसकी तो यह जो है महान्यायवादी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, उसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, वह केवल कानूनी सलाह दे सकता है, न कि निर्णय ले सकता है। सही आंसर इसका ये है, पहला सही दूसरा गलत। भारतीय संविधान केवल जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है और किसी अन्य माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर 2 अर्थात केवल बी इसका सही हो जाएगा, पहला गलत है, ठीक है। भारतीय नागरिकता अगर प्राप्त करना चाहते तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या केवल जन्म के आधार पर होगा, ये आपका गलत है, ठीक है। भारतीय नागरिकता की अगर हम बात करें तो जन्म के आधार पर प्रावधान नहीं, केवल जन्म के आधार पर प्रावधान नहीं है, बल्कि प्राकृतिकरण किया जा सकता है, पंजीकरण वंशानुक्रम के माध्यम से जो है नागरिकता अर्जित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता अर्जित करने के लिए सभी तरीके केवल संविधान में उल्लिखित किए गए हैं। अनुच्छेद 9 के तहत कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है वह स्वतः भारत का नागरिकता खो देता था, तो वह उसके बाद वह भारत का नागरिक नहीं रहता है, ठीक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः खो देता है, ठीक है। 9 के तहत कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह स्वतः भारतीय नागरिकता, सही तो है यार, इसमें गलत क्या है, ये भी सही है, ठीक है। और नागरिकता अधिनियम जो 1955 है इसके तहत भारत की नागरिकता अर्जित करने के सभी तरीके केवल संविधान में ही उल्लिखित किए गए हैं, ठीक। देखिए इसकी अगर हम बात करें भारतीय नागरिकता अर्जित करने के सभी तरीके संविधान में नहीं बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है, केवल संविधान में नहीं, नागरिकता अधिनियम 1955 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है बताना है, इसमें देखिए जो सही आंसर है इसका आपका वो डी होना चाहिए, डी, पहला गलत है, दूसरा सही है, दूसरा सही, ठीक है, ये गलत है यार, सही।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान केवल जन्म और वंशानुक्रम के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन अधिवास का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 11 वर्ष तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। भारत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से प्राप्त नागरिकता को रद्द कर सकती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में बताना है, कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिवास को नागरिकता प्राप्त करने का एक आधार माना जा सकता है। ठीक है, अधिवास को नागरिकता प्राप्त करने का एक अधिवास मतलब आधार माना जा सकता है। ठीक, पहला सही है, दूसरा तीसरा, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही। भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, लेकिन प्रवासी भारतीयों को विशेष दर्जा देता है। भारतीय नागरिकता केवल केंद्र सरकार द्वारा दी जा सकती है। राज्य सरकारों को नागरिकता प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, लेकिन प्रवासी भारतीयों को विशेष दर्जा देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भारतीय नागरिकता केवल केंद्र सरकार द्वारा दी जा सकती है। राज्य सरकारों को नागरिकता प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं, ये बात भी ठीक है। जैसे भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया, जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, केंद्र का भी व्यक्ति नागरिक होता है और उस राज्य का भी होता है जिस राज्य में वो निवास करता है, उसको जो है दोहरा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, किसी भी राज्य में, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे फिर केरल का हो, या फिर गुजरात का हो, या अरुणाचल प्रदेश का हो, वह भारत का नागरिक कहलाएगा, ना कि उस राज्य का नागरिक। ठीक है, तो भारत में एकहरी नागरिकता, बात बिल्कुल ठीक है। और भारत में दोहरी नागरिकता नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं, ठीक है, जो OCI कार्ड धारक होते हैं, इनको कुछ विशेष दर्जा दिया जाता है, ये बात भी ठीक है। बाकी तीसरे में जो कह रहा है कि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये गलत क्यों है? क्योंकि यदि कोई विदेश में जन्म लेता है तो उसके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी जन्म रिपोर्ट भारतीय दूतावास में दी जानी चाहिए। ठीक है, और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 4 के तहत उसके बाद ही वह भारतीय नागरिक बनेगा। ऐसा नहीं है कि स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है। समान वेतन का प्रावधान पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। लोक प्रशासन में प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित किया गई है। नागरिकों के लिए पोषण स्तर और जीवन स्तर को सुधारना, इसकी भी उल्लेख किया गया, और समान नागरिक संहिता का भी उल्लेख है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन करना और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक की बात करें तो 36 से लेकर के 51 में इसका उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है, और सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करता है। उसके साथ साथ समान वेतन, अनुच्छेद 39 को स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात की गई, अनुच्छेद 39 को में किया गया। ठीक है, 39 को में किया गया है। और उसके बाद जो है आपका नागरिकों के लिए पोषण स्तर, जीवन स्तर में सुधार, नागरिकों के लिए पोषण स्तर और जीवन स्तर में जो सुधार की बात की गई है, ये भी आपके इसके अंतर्गत आता है। ठीक, और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। ठीक, लेकिन इसमें लोक प्रशासन में प्रभावशीलता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, ये जो है नीति निर्देशकता तो नहीं है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायिक प्रवर्तनीय बनाया गया है और इनका पालन करना राज्यों के लिए अनिवार्य होता है। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को प्रेरित करते हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत को एक समाजवादी राज्य बनाना और सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना और वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3 तो सही, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। और पहला गलत क्यों है? देखिए, नीति निर्देशक तत्व न्यायिक रूप से परिवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 में किया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कुछ नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, जिनमें न्यायिक समीक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में टकराव होने पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाती है। अनुच्छेद 39 बी और 39 सी को यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए भी लागू किया जाए तो
इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए इसमें क्या है कि अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 15, 19 और 31 में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद आपका 15 हो गया, 19 हो गया और जो आपका 29, 15, 19, 29 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उनको कम किया जा सकता है। ठीक, तो ये जो है सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए नए नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 ए के तहत श्रमिकों की भागीदारी, जैसे श्रम में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 43 ए। ठीक, और उसके साथ साथ जो अनुच्छेद 48 ए, 43 ए और आपका जो 39 ए है, 39 ए, 43 ए और 48 ए, इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत कुछ नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं जिनमें न्यायिक समीक्षा को बढ़ावा देना भी शामिल है। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें न्यायिक समीक्षा को बढ़ावा देना शामिल नहीं है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 2, 3 सही है, पहला गलत है। भारतीय संविधान की मूल संरचना को संसद संशोधन के माध्यम से परिवर्तित नहीं कर सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति तो है लेकिन मूल ढांचे या मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों से यहाँ की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व संविधान की मूल संरचना का अनिवार्य हिस्सा माना गया है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संतुलन की स्थापना करना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और उसका कार्यकाल, राज्य की समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विशेषता और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी। इसमें बताना है कौन संविधान का मूल ढांचा है या मूल संरचना के अंतर्गत आता है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2 गलत है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और कार्यकाल यह जो है मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी 1, 3, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। भारत अर्ध संघात्मक व्यवस्था अपनाता है। भारतीय संविधान केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे भारत में एक प्रबल केंद्र की अवधारणा विकसित हुई। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका भी सही आंसर ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। भारत में एक केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान में सूची प्रणाली के माध्यम से केंद्र को राज्य से अधिक अधिकार दिए गए हैं। विशेषकर समवर्ती सूची में अंतिम निर्णय का अधिकार संसद को दिया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए। केंद्र राज्य संबंध और संविधान संशोधन। केंद्र को राज्य के कार्यपालक विषयों पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? देखिए इसकी अगर हम बात करें, अनुच्छेद 258 के तहत केंद्र को राज्य के कार्यपालन विषयों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है। और राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 275 में दिया गया है। ठीक है, और केंद्र सरकार किसी भी राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपने कार्यपालक अधिकारों का उपयोग किस प्रकार करे। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 256 में किया गया है। ठीक है, और संसद को राज्यों के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है यदि राज्यसभा विशेष प्रस्ताव पारित कर देते हैं। अनुच्छेद 249 में इसका उल्लेख किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। 1, 2, 3, 4 कौन सा विकल्प है? अनुच्छेद 262 जल विवादों के समाधान के लिए संसद को विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 280 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई है। इसमें बताइए सही विकल्प क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है आपको और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 1, 2, 3 अर्थात सभी विकल्प सही है। ठीक है, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ अंतर्राज्यीय संबंध और संविधान का अनुच्छेद दिया गया है। जैसे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किसमें किया गया है? देखिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का जो उल्लेख अनुच्छेद 262 में किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। और संसद की अगर हम बात करें, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति दी गई अनुच्छेद 249 के अंतर्गत दी गई है। केंद्र सरकार और राज्य को कार्य सौंपने का प्रावधान अनुच्छेद 258। ये देखिए बहुत से क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान
संघीय होते हुए भी अंतर्राज्यीय संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र को कई शक्तियां देता है। अनुच्छेद 262 263 केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह राज्यों के बीच विवादों को हल करने और समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक संस्थाओं का गठन करे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। व्याख्या नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू होने पर राज्यों की कार्यपालिका एवं विधायिका पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। आपातकाल लागू होने के बाद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और राज्यों के अधिकार सीमित हो जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 358 की अधिकतम अवधि संसद की स्वीकृति से अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। वित्तीय आपातकाल 360 की घोषणा संसद की मंजूरी के बिना भी 1 वर्ष तक किया जा सकता है। सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। ठीक है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक, बाकी दोनों विकल्प गलत हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्षों तक जारी रह सकता है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद को विशेष अनुमति लेनी पड़ती है और अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। देखिए, एक बार राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है तो 1 वर्ष तक जारी रहेगा। 1 वर्ष के बाद भी अगर राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना है तो 2 क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। उस समय भारत के किसी क्षेत्र में आपातकाल लागू हो या फिर चुनाव आयोग उस क्षेत्र में चुनाव कराने में असमर्थ हो, और इसके बाद भी अगर ये इनमें से कोई क्राइटेरिया पूरा होता है तो फिर उसके बाद 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन है इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद किसी भी कंडीशन में इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब अधिकतम जो है 3 वर्षों तक ही लगाया जा सकता है, यार कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो पहला दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। और 360 अनुच्छेद 360 की बात करें, वित्तीय आपातकाल लागू होने के बाद संसद से इसे 2 महीने के भीतर मंजूरी मिलनी आवश्यक है। 1 वर्ष तक इसे बिना किसी संसद की स्वीकृति के जारी नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन तथा मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति के निर्वाचन से भिन्न होता है क्योंकि इसमें राज्यों के विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन उसके पास मत देने का अधिकार केवल समानता की स्थिति में होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, तीनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 सब क्लॉज ए के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो उसके पद ग्रहण की तारीख से शुरू होता है। अनुच्छेद 67 सब क्लॉज बी, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मध्य सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होता है तो लोकसभा की केवल सहमति से उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद 100 सब क्लॉज ए, इसमें कहा गया है उसे केवल समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देखिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल संविधान में स्पष्ट रूप से 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और उसे संसद का विश्वास मत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर ये हो जाएगा ये। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वह लोकसभा के उस दल गठबंधन का नेता होता है जिसे सदन में बहुमत प्राप्त होता है। और संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है। वह लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। मतलब लोकसभा में जब तक उसे विश्वास हासिल है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तब तक वो जो है अपने पद पर बना रहेगा। प्रधानमंत्री को संसद का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी जो प्रस्थापनामी संबंध है वो मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। यदि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं होता है तो अधिकतम 6 महीने तक इस पद पर बना रह सकता है। अधिकतम 6 महीने तक इस पद पर बना रह सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर पद छोड़ सकता है भले ही उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं लेकिन इन्हें राष्ट्रपति की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? यदि प्रधानमंत्री के पास लोकसभा का विश्वास है तो राष्ट्रपति उसे अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता है। प्रधानमंत्री तभी पद छोड़ता है जब वह स्वयं त्यागपत्र देता है या फिर लोकसभा में बहुमत खो देता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति वित्तीय मामलों की निगरानी करती है? लोक लेखा समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति? किसके द्वारा वित्तीय मामलों की निगरानी की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति द्वारा। ठीक है, लोक लेखा समिति द्वारा। सही आंसर इसका जो है ए है। लोक लेखा समिति के बारे में देखिए, सरकारी खर्चों की जांच करती है लेकिन इसे प्रत्यक्ष कार्यपालिका शक्ति प्राप्त नहीं होती है। लोक लेखा समिति के सदस्य कार्यपालिका के अंग नहीं होते हैं और वे केवल संसद के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। लोक लेखा समिति पीएससी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। सदस्यों की संख्या 22 होती है। ठीक है, 22 होती है और इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति की बात करें, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 सदस्य इसके लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से। सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15 सदस्य, लेकिन इसमें भी देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। जो लोकसभा के लिए सार्वजनिक उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15 सदस्य होते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, जिसमें से 10 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 5 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन प्राक्कलन समिति में आपके 30, लोक लेखा समिति में 22। ठीक है, इसका ए का बी और 2 का ए, 3 का सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के तहत स्थापित सभी न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स है उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन आते हैं। अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरण की अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति को न्यायाधिकरणों द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा गलत क्यों है? देखिए, अनुच्छेद 323 प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करता है और अनुच्छेद 323 ए या अन्य जो विशेष न्यायाधिकरण है इसका उल्लेख करता है। ठीक है, इसका उल्लेख करता है और इसके अंतर्गत स्थापित न्यायाधिकरण के निर्णय को न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट तक सीमित करने की व्यवस्था पहले की गई थी, लेकिन चंद्र कुमार मामला 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला तीसरा इसका सही है। निम्नलिखित न्यायाधिकरण और उनके से संबंधित जो अधिकार क्षेत्र है उससे सुमेलित करना है। ठीक है, उससे सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात करें एनजीटी, यह पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। ठीक है, तो यह जो है पर्यावरण, इसका जो है सी हो जाएगा। ठीक, इसका हो जाएगा सी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की बात करें तो यह सेना, नौसेना, वायुसेना के कर्मियों से जुड़े सेवा विवादों और दंडात्मक मामलों की सुनवाई करती है। ठीक है, यह जो है सशस्त्र बल और सेना वगैरह का जो उससे कर्मी जो जुड़े हैं उनकी सुनवाई करती है, भी हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक कैट की अगर हम बात करें, कैट जो है इसकी किसकी सुनवाई करती है? देखिए, कैट की अगर हम बात करें
तो यह सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पदोन्नति, वेतन, स्थानांतरण आदि से जुड़े मामले की सुनवाई करती है सरकारी कर्मचारियों के। तो इसका जो है हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक। इसका हो जाएगा आपका 1 2 3 4। और बाकी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है यह उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े विवादों का समाधान करता है, ठीक है। तो इसका जो है यह क्या है, उपभोक्ताओं से जुड़े विवादों का समाधान करता है, डी हो जाएगा, ठीक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 का जो CBAD ऑप्शन हो जाएगा, CBAD। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। CVC के पास भ्रष्टाचार के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने और अभियोजन चलाने की शक्ति होती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा की जाती है। इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो CVC है यह संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है जिसे 1964 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया था और 2023 में इसके लिए एक अधिनियम मतलब बनाकर इसे कानूनी रूप प्रदान किया गया था, ठीक है। दूसरा भी गलत है क्योंकि CVC के पास अभियोजन की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है, यह केवल भ्रष्टाचार निरोधक मामले में अनुशंसा कर सकती है लेकिन दंडात्मक कार्रवाई की शक्ति इसके पास नहीं होती है, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को भारत के संविधान में किसी विशेष अनुच्छेद के तहत स्थापित नहीं किया गया था बल्कि यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत किया गया था। CBI को राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी भी राज्य में जांच करने की शक्ति प्राप्त है। CBI की जांच प्रक्रिया सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निगरानी की जाती है और इसकी रिपोर्ट केवल सुप्रीम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया जाता है। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें सही आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। बाकी दूसरा गलत है क्योंकि CBI को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक होती है और जब तक मामला उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा न सौंपी जाए तब तक वह सुनवाई नहीं कर सकता है। और CBI की निगरानी मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं बल्कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो DOPT है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये इसकी क्या करती है, निगरानी रखती है। तो पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो NIA है इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है और इसके पास जो है संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़े अपराधों की जांच करने का अधिकार होता है जिसमें आतंकवाद, तस्करी, साइबर अपराध भी शामिल हैं और इसके अंतर्गत जो है किसी भी राज्य में उसकी सहमति के बिना भी जांच करने की शक्ति होती है। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा, कोड के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2 3, ठीक है। 2 3 सही है, पहला गलत है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें NIA भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत स्थापित नहीं किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 पारित किया गया था और 2008 के बाद जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अपराध ऐसे हैं जिनकी जांच NIA द्वारा किया जा सकता है। समुद्री मार्ग से हथियारों और गोला बारूद की तस्करी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामले, साइबर आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियां, पुलिस, राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी संगठित अपराध। कौन सा विकल्प इसके बारे में मतलब कौन सा विकल्प मतलब कौन सा विकल्प सही है और कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसके अगर हम बात करें सही आंसर इसका हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चौथा गलत हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है इसके मामले में इसके पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह सामाजिक न्याय और राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। राज्य पुलिस द्वारा सामान्य रूप से जांचे जाने वाले संगठित अपराध जब तक वे आतंकवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सीधे न हो NIA की जांच के तहत नहीं आते हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। विधि आयोग भारत में एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है। विधि आयोग सरकार को विधि के सुधारों पर सलाह देती है लेकिन इसका सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है। विधि आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा हर 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पहला गलत है क्योंकि 280 में विधि आयोग नहीं बल्कि वित्त आयोग की बात की गई है, ठीक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इसका सही है।
14वां विधि आयोग 1958 भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक प्रक्रियाओं की आधुनिकीकरण की सिफारिश की थी। 42वां विधि आयोग 1971, इसने आपराधिक न्याय, सुधा और मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 99वां विधि आयोग 1984, इसने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सिफारिश की थी। और 262वां विधि आयोग 2015 मृत्युदंड को समाप्त करने की ये रिपोर्ट दी थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और चौथा तो सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है। जो देखिए अगर हम इसकी बात करें, जो आपका 42 इस मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी भारतीय दंड संहिता आईपीसी, और जो आपका सीआरपीसी है इसमें सुधार की सिफारिश की गई थी। और इसने मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की थी, बल्कि यह मृत्युदंड को बनाए रखने के पक्ष में था और इसे रेयरिस्ट मामले तक सीमित करने की बात की गई थी। ठीक है, रेयरिस्ट मामले में सीमित करने की बात की गई थी। और उसके बाद जो है आपका 99वां विधि आयोग 1984, इसने समान नागरिक संहिता पर कोई प्रत्यक्ष सिफारिश नहीं की थी। ठीक है, तो सही आंसर 1 और 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? 350, 356, 371 या फिर 360? इसका सही आंसर क्या होगा? कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किस में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 71 में। ठीक है, अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 371 के बारे में देखिए, इसके अनुसार नागालैंड राज्य के संदर्भ में कौन सा विशेष प्रावधान लागू होता है? इस राज्य में भारत सरकार के कानून लागू करने के लिए राज्य विधानसभा की सहमति आवश्यक होती है। राज्य में कोई भी कर केवल राष्ट्रपति की अनुमति से लगाया नहीं जा सकता। यहाँ की भाषा संस्कृति केवल राज्यपाल की देखरेख में संचित की जाती है। राज्यपाल को राज्य के किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का अधिकार इसमें बताना है। कौन सा विकल्प सही है? अनुच्छेद 371 के अंदर जो नागालैंड में लागू है, इसके बारे में कौन सा कथन सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अनुच्छेद 371 है, जिसमें नागालैंड में धार्मिक, सामाजिक और परंपराओं, भूमि संपत्ति अधिकारों और स्थानीय रीति रिवाजों पर संसद का कोई भी कानून सीधे लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य विधानसभा इसे स्वीकार न करे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 371 जे में किस राज्य का उल्लेख किया गया? 371 जे में यह बताना है। अनुच्छेद 371 जे में किसका उल्लेख किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब या फिर असम? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें कर्नाटक का उल्लेख किया गया। ठीक है, कर्नाटक का उल्लेख किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2023-24 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय 2023, एक सेकेंड ये भी देख लीजिए। जैसे अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, उसमें किस किस राज्य के लिए किस अनुच्छेद में उसके बारे में प्रावधान किया गया है वो भी अगर देख ले, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकता है, तो मुझे लगता है कि ये बताना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए इसमें जो अनुच्छेद 371 है, अनुच्छेद 371, इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर आपका 371 है जिसमें नागालैंड के बारे में प्रावधान किया गया है, नागालैंड को इसमें विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है, फिर आपका 371 बी है। 371 बी में असम का उल्लेख किया गया है, 371 सी, इसमें जो है मणिपुर की बात की गई है, मणिपुर को विशेष दर्जा दिया गया। 371 डी में आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया गया है। 371 जो आपका ई है, इसमें तेलंगाना के बारे में प्रावधान किया गया। 371 एफ जो है, इसमें सिक्किम के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, 371 जी में मिजोरम और 371 एच में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। 371 आई, इसमें गोवा। फिर आपका 371 जे कर्नाटक। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, आपको जैसे याद कर पाएँ, जैसे
हो पाए याद कर लीजिए इसको, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी। 2023-24 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों की भूमिका को लेकर के कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय दिया जो संघीय संरचना को प्रभावित कर सकता है? कौन सा निर्णय दिया गया था? देखिए इसके अगर बात, राज्यपाल को विधेयक रोकने की असीमित शक्ति नहीं है। सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल को विधेयक रोकने की असीमित शक्ति नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। और इसकी अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कब मामला आया था, ये 2023-24 का हाल ही का है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि राज्यपाल के पास किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु और केरल के मामले के संदर्भ में राज्यपालों ने विधेयकों को बिना मंजूरी या स्वीकृति के लंबे समय तक रखा था, जिसके बाद जो है यह मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। और इसी में कहा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 200 का उल्लंघन और संघीय ढांचे का यह खिलाफ है। संविधान का जो अनुच्छेद 200 है इसके और संघीय ढांचे के खिलाफ है, ठीक है। और यह मामला कब का है? 2023-24 का। भारत में लागू किया गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपने डेटा को मिटाने और सीमित करने का अधिकार देना। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान महिला आरक्षण विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हिस्सा है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, केवल राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, महिलाओं के लिए पंचायतों नगर पालिका में 15%, या फिर केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जो संवैधानिक घटना है इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। प्रथम लोकसभा का गठन, राज्यसभा की पहली बैठक, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला चुनाव और भारत का पहला आम चुनाव। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो भारत का पहला जो आम चुनाव हुआ था, भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, 1951-52 में हुआ था, ठीक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1952 को, 1952 को, ठीक। और उसके बाद है राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। और प्रथम लोकसभा का जो गठन है, प्रथम लोकसभा का जो गठन किया गया था, इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है 1951-52 में जो चुनाव के बाद प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4312, 4312, ठीक। ऑप्शन सी जी, बाकी है 1951। निम्नलिखित पदों को उनके कार्यकाल के बारे में जो है उनके कार्यकाल से सुनिश्चित कीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसका कार्यकाल होता है आपका 3 वर्ष का, मुख्य सूचना आयुक्त का, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है यह कार्यकाल लोकसभा के समान होती है, ये बात हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। और राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4। एक सेकेंड, ए 1 2 3 4 का ADCB, ADCB ऑप्शन सी ADCB। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? संसद, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या फिर राज्य विधानसभा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया, लेकिन 1977 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें यह कहा गया था कि अगर यह मनमाने, गैर तारांकिक, गैर संवैधानिक रूप से अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश केवल संसद के सत्र में ही लागू किया जा सकता है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही दूसरा गलत। संसद का सत्र या फिर किसी एक सदन का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 123 में इसके अध्यादेश की जारी करने की शक्ति दी गई है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सही है? कौन सा कथन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सही है बताना है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित देखिए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लेकिन वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।
मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित रूप से 5 वर्ष के लिए होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ये बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ये सही। सदन के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, अर्थात चाहे वो लोकसभा का हो सकता है या फिर राज्यसभा का हो सकता है। अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, नहीं तो उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं बल्कि लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करती है। जब तक लोकसभा में विश्वास मत हासिल है तब तक मंत्रिपरिषद जिंदा रहेगी, या कह सकते हैं कि कार्यरत रहेगी। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है? इसका जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है? देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य है संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करना। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंध्र प्रदेश में द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना, पश्चिम बंगाल में द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना, महाराष्ट्र में विधान परिषद की पुनः स्थापना और जम्मू कश्मीर में द्विसदनी विधानमंडल का उन्मूलन। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें सभी जो है क्रम से हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश 1953, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें 1969, और महाराष्ट्र जो है ये आपका 2006, और जम्मू कश्मीर ये जो है 2019। कौन सा विकल्प इसमें सही सुमेलित, मतलब विकल्पों को सही सुमेलित करना है? राज्य में अध्यादेश जारी करने की अधिकार या अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्य में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति या फिर अधिकार दिया गया है राज्यपाल को, इसके अंतर्गत दिया गया है। यह प्राप्त है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है यह करता है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। विधानसभा भंग किया जा सकता है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 174 में। ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। इसका सही आंसर 1 2 3 4 1 2 3 4 ABCD। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद राज्यपाल उसे नियुक्त करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला तो सही, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री जो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य के कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होते बात ठीक है। और यह जो है राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री इसका नेतृत्व करता है। लेकिन मुख्यमंत्री को सीधे जनता नहीं चुनती है बल्कि वह विधायक दल का नेता होता है और विधानसभा में बहुमत पाने वाले दल के बाद राज्यपाल उसे नियुक्त करता है। सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? भारत के सभी राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल होता है। विधान परिषद के सदस्य नामांकन, चुनाव और विभिन्न स्रोतों से आते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल अस्थायी होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 169 राज्यों को विधान परिषद बनाने या फिर समाप्त करने की अनुमति देता है या फिर अधिकार देता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर भी हो जाएगा 2 3 4। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? इसमें कह रहा है कि भारत के सभी राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, जो कि गलत है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो भारत के केवल 6 राज्य में द्विसदनी विधायिका है। ठीक है, केवल 6 राज्य में भी द्विसदनी विधायिका है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं अगर इनकी हम बात करें तो वो आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, ठीक, कर्नाटक है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 2 3 4 सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है? उच्च न्यायालय का कार्य क्या नहीं? मूल अधिकारों का सुरक्षा, राष्ट्रपति के लिए परामर्श देना, न्यायिक समीक्षा करना, राज्य सरकार की संवैधानिकता पर निर्णय लेना। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए, उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, उच्च न्यायालय या मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, बात बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति के लिए जो परामर्श देना, सलाहकारी क्षेत्र अधिकार जो है यह सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, उच्च न्यायालय के पास नहीं है। ठीक, और बाकी न्यायिक समीक्षा इसके द्वारा भी की जा सकती है और राज्य सरकार की संवैधानिकता पर टिप्पणी भी इसके द्वारा किया जा सकता है। हाई कोर्ट के कार्य, बाकी सुप्रीम कोर्ट का कार्य आता है। राज्यपाल किस परिस्थिति में विधानसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति से, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर या फिर केंद्र सरकार के आदेश पर। इसका सही आंसर क्या है?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। और इसका जो उल्लेख अनुच्छेद 174 में किया गया है, अनुच्छेद भी याद रखिएगा, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित जो घटना दी है इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। राजस्थान में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना की गई थी वह 1959 में किया गया था। ठीक है, 1959 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कब किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था 1992 में, पारित हुआ लागू। एक सेकेंड, 73वां संविधान संशोधन लागू पूछा है ना, पारित तो 1992 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1993 में। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1957 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और भारत में पहली बार महात्मा गांधी द्वारा पंचायती राज की अवधारणा प्रस्तुत जो की गई थी, यह कब की गई थी? यह अवधारणा जो प्रस्तुत की गई थी 1930 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 3 1 2। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को इसमें सुमेलित करना है। बलवंत राय मेहता समिति यह जो 1957 त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, त्रिस्तरीय। अशोक मेहता समिति 1978 और यह द्विस्तरीय पंचायती से संबंधित है। जीवी के राव की बात करें 1985 पंचायतों को जिला प्रशासन का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, पंचायतों को जिला प्रशासन का अंग बनाने की सिफारिश की। एलएम सिंधवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, BADC। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह अधिनियम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति देता है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? 73वां संविधान संशोधन ने नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। नगरपालिका के 3 प्रकार होते हैं, नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत। नगरपालिका के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 243W में किया गया है। नगरपालिका अधिनियम 1956 के तहत पहली बार नगरपालिका का गठन किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, चौथा गलत है, क्योंकि पहली बार जो नगरपालिका का गठन किया गया था वह जो है नगरपालिका अधिनियम 1956 नहीं, बल्कि विभिन्न राज्य अधिनियम के तहत नगरपालिकाओं का गठन हुआ था। ठीक है, विभिन्न राज्यों के अधिनियमों के माध्यम से। ग्राम सभा का कार्य क्या है? ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो पंचायती सदस्यों का चुनाव कराना, पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक बजट बनाना, पंचायतों के कामों की समीक्षा और स्वीकृति देना। ऑप्शन डी। नगर निगम के कार्यों में कौन शामिल नहीं है? नगर निगम के कार्यों में क्या शामिल नहीं है? देखिए, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना या नगर निगम के कानून उसमें शामिल नहीं है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा कथन इसमें सही है? उच्च न्यायालय को पंचायतों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। पंचायतों को किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ग्राम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति प्राप्त होती है और राज्य सरकार को पंचायतों को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 4 सही, दूसरा गलत है। पंचायतों को किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है, ये गलत है। ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग को उसके कार्यकाल के दौरान संसद द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही दूसरा गलत है। निर्वाचन आयोग को उसके कार्यकाल के दौरान संसद द्वारा हटाया जा सकता है, यह गलत है। ठीक है, यह गलत है। वित्त आयोग के बारे में देखिए, वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है और यह करों के वितरण, राज्यों को अनुदान और वित्तीय अनुशासन से संबंधित सिफारिश करता है। इसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। कौन सा विकल्प आपको बताना है इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत होता है। इसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं बल्कि सलाहकारी होती है। ठीक है, सलाहकारी, सिफारिश जो है सलाहकारी होती है। सीएजी के बारे में देखिए, सीएजी की जो कौन भूमिका नहीं है बताना है। भारत सरकार के खातों का लेखा परीक्षा करना, संसद को वार्षिक रिपोर्ट भेजना, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन और केंद्र सरकार की नीतियों को मंजूरी। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें केंद्र सरकार की नीतियों की मंजूरी देना यह सीएजी के दायरे में नहीं आता है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में अगर हम करें तो भी बताना है कौन सा विकल्प गलत है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि स्टेट पीएससी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यूपी और यूपीएससी के अध्यक्ष को केवल प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जाता है, जबकि यूपीएससी और पीएससी दोनों का मुख्य कार्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए भर्ती कराना है। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी अध्यक्ष को हटाने का जो अधिकार है कि राष्ट्रपति के पास है, न कि प्रधानमंत्री।
भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में देखिए, लोकतंत्र का इसे प्रहरी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सरकार के खर्चों की पारदर्शिता को बनाए रखने का कार्य करता है। वित्त आयोग की सिफारिश बाध्यकारी क्यों नहीं होती है? वित्त आयोग की सिफारिश बाध्यकारी क्यों नहीं होती है? संविधान में इसे केवल सलाहकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है? किसमें इसका उल्लेख किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4, 16 सब क्लोज 4, अनुच्छेद 330 और 332। ठीक है, यह सभी अनुच्छेद याद रखेगा। ठीक है, 15 सब क्लोज 4, 16 सब क्लोज 4, 330 और 332। संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों के संदर्भ में देखिए विचार करना है। अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है। राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर सी हो जाएगा। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता या कर सकता है अगर लगे उसे कि यह गैर संवैधानिक है या इसमें कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि सही नहीं है समाज के लिए या फिर संवैधानिक प्रावधानों के लिए। अनुच्छेद 371 या पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों को विशेष प्रावधान इसमें करता है। इसमें बताना क्या सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग ऊपर डिस्कशन किए हैं डिटेल्स में। संविधान संशोधन, यह जो है आपको संविधान संशोधन के संदर्भ में देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की 3 विधियां निर्धारित की गई हैं। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होती है। संसद को संविधान की मूल संरचना को बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की 3 विधियों का उल्लेख किया गया, ये बात बिल्कुल ठीक है, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होती है। देखिए, साधारण बहुमत से संशोधन, जैसे संसद की प्रक्रिया प्रावधान हो गया, जो 3 प्रकार के संशोधन की बात की गई है। एक साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ठीक, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल संरचना या फिर मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जटिलता किस उद्देश्य से रखी गई है? इसे पूरी तरह संसद के नियंत्रण में रखने के लिए, इसे न्यायिक समीक्षा से मुक्त रखने के लिए, इसकी स्थिरता बनाए रखने और अनावश्यक संशोधन को रोकने के लिए, राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब तक हुए प्रमुख संविधान संशोधनों में से किस संशोधन ने संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की थी? 24, 42, 44 या फिर 97? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को चुनौती देने वाला पहला संशोधन था। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 368 में स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को संविधान संशोधन का पूर्ण अधिकार है और इस अधिकार पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, इसी के बाद केशवानंद भारतीवाद 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन यह मूल संरचना या मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक, इसी के 2 वर्ष बाद जो 73वां संविधान संशोधन, इसी के 2 वर्ष बाद हुआ था आपका 1973 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है, भारत में आपातकालीन प्रावधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानमंडल को भंग करने का अधिकार केवल संसद के पास है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर लागू कर सकता है, ये तो गलत होगा यार। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति की घोषित आपातकाल जो है इसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद लागू किया जा सकता है। ठीक है, केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद जो है उसकी सिफारिश पर लागू किया जाएगा, न कि केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है,
तो ये गलत है, इसमें लग रहा है कुछ विकल्प गलत है। 356 की अगर हम बात करें, इसे राष्ट्रपति लागू कर सकता है, लेकिन यदि यह 1 वर्ष से अधिक जारी रखना है तो 2 क्राइटेरिया वही जो बताया गया ऊपर वो फुलफिल होनी चाहिए। इसमें क्या क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानमंडल को भंग करने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। ठीक है, इसे अगर जो है यदि 1 वर्ष से अधिक जारी रखना है तो इसे संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। और इस दौरान केंद्र सरकार को राज्य के वित्तीय मामलों में पूर्ण हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अगर जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ये भी गलत है। ठीक है, और भंग करने का अधिकार केवल संसद के पास है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्य के वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, और 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है तो 1 वर्ष से अगर अधिक समय तक लागू होता है तो संसद से मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, संसद से मंजूरी आवश्यक होती है। देखिए ये भी गलत हो जाएगा, इसमें देखा जाए तीनों कथन गलत है, कोई नहीं सही है। एक सेकंड, अनुच्छेद 352 ये तो गलत है और ये भी आपका गलत है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानमंडल को भंग करने का अधिकार केवल संसद के पास है, केवल संसद के पास है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। इसमें कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, इसलिए इसे बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 103 बाद में पिन किया जाएगा। ठीक है, देख करके कंफर्म करके ये क्या है बताया जाएगा, लेकिन पहला और तीसरा तो गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत के आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में निर्धारण करिए। जो आपातकाल के प्रावधान की जो घटनाएं घटित हुई थी इनको कालक्रम से आपको निर्धारित करना है। ठीक है, देखिए इसकी बात करें, भारत में पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल लागू करना, पहली बार वित्तीय आपातकाल लागू करना, वित्तीय आपातकाल लागू करना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा को मान्यता देना, राज्य आपातकाल को अनुचित उपयोग के लेकर के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, इन सभी को जो है कालक्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, भारत में पहली बार भारत चाइना जब युद्ध हुआ था 1962 में, तब किया गया था। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 केशवानंद भारतीवाद में मूल संरचना की सुरक्षा पर निर्णय दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, ये 1973 में हुआ था, 1973 में। और 1994 SR बोम्बईवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो पहली बार वित्तीय आपातकाल की सिफारिश और SR बोम्बईवाद सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया दुरुपयोग पर, इसका जो है हो जाएगा आपका, इसका ये कब का है, ये जो है आपका 1994 का। ठीक है, और पहली बार जो आपका वित्तीय आपातकाल जो सिफारिश की गई थी, ये अभी तक पहली बार वित्तीय आपातकाल लागू करने की सिफारिश की गई थी वही जब भारत में क्राइसिस आया था 1991। ठीक है, उसके बाद जो LPG रिफॉर्म किया गया तब जो है वित्तीय आपातकाल लागू करने की सिफारिश की गई थी, लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा 2341, 2341। ठीक है, 2341। एक सेकेंड, इसका देखिए आपका ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद जो है 2, 3 ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। और पहली बार वित्तीय आपातकाल लागू करने की सिफारिश 1991 में की गई थी, तो यह जो है आप जाएगा आपका तीसरे नंबर पे, और D यह आ जाएगा चौथे नंबर पे। तो होना क्या चाहिए 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, इसमें 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4 होना चाहिए, 2, 3। ठीक है, इसमें वो गलत दिया है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लागू करने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभव है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को निलंबित कर सकता है लेकिन भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना अधिकतम 3 वर्षों तक राज्य आपातकाल लागू कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 356 के तहत घोषित आपातकाल को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 356 लागू होने पर राज्यपाल को राज्य की विधायी और कार्यकारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है, लेकिन केवल संसद की स्वीकृति के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, और संसद की स्वीकृति के बिना अधिकतम 6 महीने तक आपातकाल लागू रहेगा। ठीक, उसकी स्वीकृति के बाद फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा और 1 वर्ष के लिए लागू होगा। उसके बाद भी अगर बढ़ाना है तो 2 क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए, और कौन वही उस समय किसी
भारत के किसी भी क्षेत्र में आपातकाल लागू हो या फिर चुनाव आयोग उस क्षेत्र में चुनाव कराने में असमर्थ हो, ठीक है, तब वो अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से समझ देखिए कौन सा विकल्प गलत है। इसे केवल बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। इसे लागू करने के लिए केवल राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक होती है। यह लागू होने के बाद संसद का कार्यकाल एकदम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और यह लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका गलत जाएगा, क्योंकि इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति जरूरी होती है इसके लिए। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है। राज्यों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। संसद द्वारा वित्तीय मामलों पर राज्यों के जो अधिकार है इसको समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा सभी राज्यों को निर्देश जारी करना कि वे अपने वित्तीय मामलों को केंद्र के अनुसार संचालित करें। और न्यायपालिका के वेतन में कटौती, कौन सा इसके बारे में गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा बी। संसद द्वारा वित्तीय मामलों पर राज्यों के सभी अधिकारों को समाप्त करना, ऐसा नहीं है कि उसके जो अधिकार है वो समाप्त कर दिए जाएंगे। हाँ, ये है कि उसको विनियमित करने के लिए इनके द्वारा कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया जा सकता है या फिर से बताया जा सकता है कि अब जो है वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं राज्यों द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायिक पुनर्विलोकन जो जुडिशियल रिव्यू है इसके बारे में गलत है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालय के पास नहीं। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 136, 142, 226 के अंतर्गत निहित है। न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना। भारतीय न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यह किसमें क्या कह रहा है कि यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, यह गलत है। यह जो है आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास अधिकार शक्ति है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भारत में लोकहित याचिका PIL के बारे में दर्शाता है? इसके बारे में कौन सा विकल्प गलत है? लोकहित याचिका की बात करें PIL के बारे में तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979, जिसमें कैदियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए दायर किया गया था। ठीक है, तो कब का है? 1979 का, हुसैन आराबाद। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत में कौन से प्रावधान लागू किए गए हैं? न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल के दौरान हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन बनाई गई है। उनके वेतन और भत्ते संसद की मर्जी के अनुसार घटाए जा सकते हैं। कार्यपालिका न्यायिक नियुक्तियों में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। न्यायाधीशों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कोलेजियम प्रणाली का विकास किया गया। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पहला और चौथा तो सही है, पहला चौथा, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इनके वेतन भत्ते, देखिए इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी का मतलब ये है कि इसमें कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, इसमें वृद्धि आप कर सकते हो लेकिन कटौती नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और कार्यपालिका न्यायिक नियुक्ति में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या है? ये दल बदल विरोधी कानून के बारे में देखिए। दल बदल कानून को संविधान की 52वीं संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं सूची में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत किसी भी विधायक या सांसद को दल बदल पर अयोग्य ठहराने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। दल बदल कानून के तहत किसी राजनीतिक दल को 2/3 सदस्यों द्वारा एक साथ इस्तीफा देने पर उन्हें अयोग्यता से छूट प्राप्त होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में बताना है सही दल बदल के आधार पर। ठीक है, दल बदल के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि 2/3 सदस्य अगर इस्तीफा दे दें तो अयोग्यता से छूट मिलती है, न कि 2/3 2/3 सदस्य अगर इस्तीफा दे तो अयोग्यता से छूट नहीं मिलती, छूट विलय पर मिलती है। अच्छा हाँ, 2/3 सदस्य अगर अयोग्यता से देते हैं तो इसे छूट नहीं मिलती, अगर विलय होता है तब छूट मिलती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मतलब दल बदल के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के विस्तार से संबंधित नहीं है? केशवनाथ भारती 1973 ये तो है। मिनर्वा मिल्सवाद 1980 ये भी है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 ये भी है। अजमल कसाब बनाम महाराष्ट्र ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं है। अजमल कसाब बनाम जो महाराष्ट्र राज्य है इसमें आतंकवाद और दंड प्रक्रिया से संबंधित था, न कि न्यायिक पुनर्विलोकन से। ठीक है, सही आंसर डी। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में अनुच्छेद 324 की भूमिका होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्य की विधानसभाएं भाग लेती हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? पूर्व के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, विकल्प जो आपका तीसरा है यह गलत क्यों है? देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, राज्य विधानमंडल इसमें शामिल नहीं होता है। चुनाव की प्रक्रिया भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, न कि साधारण बहुमत द्वारा। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव साधारण बहुमत से नहीं होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किया गया सुधार नहीं है? वीवीपैट, नोटा, ईवीएम या फिर राइट टू रिकॉल? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट टू रिकॉल। यह भारत में लागू नहीं है। राइट टू रिकॉल का अधिकार की अगर हम बात करें तो यह स्विट्जरलैंड में वर्तमान समय में लागू है, भारत में लागू नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे हम जो है किसी मंत्री को चुन करके भेजते हैं, ठीक है, किसी सांसद विधायक को चुन करके भेजते हैं, ठीक, वैसे ही हमें यह वहाँ पे की जो नागरिक हैं स्विट्जरलैंड के, उनको ये अधिकार है कि अगर ज़्यादा लोग मतदान करके उसको चाहें तो उसे उसके पद से हटा सकते हैं। भारत में क्या है कि एक बार अगर आप चुन लिए हैं तो 5 वर्ष तक, 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्विट्जरलैंड में अधिकार है कि अगर आप चुन सकते हैं तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है राइट टू रिकॉल। यह भारत में लागू नहीं है, ठीक है। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक असमानता को समाप्त करना। ऑप्शन बी। भारत में चुनाव सुधारों के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो उम्र है मतदान की उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और इसी को देखिए, इसी को लेकर के कुछ लोगों द्वारा कमेंट किया गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन जो DIS 18 तारीख को हुआ था वो कराया गया था। उसमें था कि जो न्यूनतम आयु है, मतलब मत देने की न्यूनतम आयु को कम करने का प्रस्ताव कब लाया गया था, प्रस्ताव कब दिया गया था, ठीक है, प्रस्ताव कब दिया गया था। और उसमें जो है आपका 1988 और 1989 था। लागू की अगर बात करेगा तो ये आपका 1989 होगा, लेकिन अगर ये प्रस्तावित कब किया गया था तो ये 1988 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 ने चुनावी सुधार से संबंधित किसी भी प्रावधान को नहीं बदला। चुनावी बॉन्ड प्रणाली 2018 में राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया था। 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 1989 में मतदान सूची से भ्रष्टाचारियों को बाहर करने का संशोधन किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है बताना है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जो आपका ये है SC ST जो हुआ, जो आपका 1951 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, 1951 का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है जिसे 1989 में जिसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। और उसके बाद SC ST के लिए आरक्षित सीटों से संबंधित था, न कि भ्रष्टाचारियों से संबंधित था, ठीक है। EVM के बारे में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं? EVM मशीन इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती है। वीवीपैट से मतदान को उसका मत सत्यापित करने का अवसर मिलता है। चुनाव आयोग EVM में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखिए, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर राज्य परिषद की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 256, 257 केंद्र राज्य को यह अधिकार देता है कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे सके। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत, क्योंकि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है यह केंद्र को होती है, केंद्र सरकार को, न कि राज्य को, ठीक है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इन सेवाओं को अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC द्वारा की जाती है। इन सेवाओं के अधिकारी राज्यों के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन उनका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सरकार के पास अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति होती है। वर्तमान में केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं कार्यरत हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत बताना है? गलत विकल्प का चयन करना और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका गलत है, ठीक है। और गलत क्यों है? राज्य सरकार के पास अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति नहीं होती है। यदि किसी सेवा को समाप्त करना हो तो संसद में कानून बनाना अनिवार्य होगा। सही आंसर हो जाएगा। भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा
किस अनुच्छेद में शामिल है? सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो अनुच्छेद 338 में सामाजिक न्याय की बात की गई है, ठीक है, जिसमें कहा गया है नीति निर्देशक तत्व में कि राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों के पास अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर क्या नियंत्रण होता है? इनके पास क्या नियंत्रण होता है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, राज्य सरकारें केवल इनका स्थानांतरण कर सकती हैं, लेकिन निलंबन या बर्खास्त का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। सही आंसर भी हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में देखिए, नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य SDG को लागू करने में सहायता करता है। नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को पुनः लागू करने की सिफारिश करता है। नीति आयोग राज्यों को बाध्यकारी योजनाएं लागू करने का निर्देश देता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। देखिए, नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को पुनः लागू नहीं करती। नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को पुनः लागू नहीं करती, बल्कि एक लचीली और विकेंद्रीकृत योजना का अपनाने की बात करती है। और नीति आयोग राज्य सरकारों पर बाध्यकारी योजनाएं लागू नहीं करती, बल्कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। मौलिक संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु वह संविधान के मौलिक संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकता। केशव भारती 1973। मौलिक अधिकारों और संसद की जो संशोधन शक्ति है, इसके बीच संतुलन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय था। कौन सा विकल्प बताना है इसके बारे में? सही है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, 2-3, ठीक है, 2-3। और इसकी अगर हम बात करें तो मौलिक संरचना सिद्धांत की जो स्थापना 1973 में केशव भारती बनाम केरल राज्य में की गई थी। ठीक है, मौलिक संरचना, न कि शंकरी प्रसाद। ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है, केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक संरचना सिद्धांत स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह घोषित करना है कि संविधान के कुछ विशेषताएं अपरिवर्तनीय है और संसद उन्हें संशोधित नहीं कर सकता है। सही आंसर सी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह घोषित करना कि संविधान की कुछ विशेषताएं अपरिवर्तनीय हैं और संसद उन्हें संशोधित नहीं कर सकता। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत में चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करना और निर्वाचनीयता, अयोग्यता तथा चुनाव अपराधों से संबंधित प्रावधान तय करना। सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक संरचना सिद्धांत के अंतर्गत संचित नहीं है? लोकतंत्र और गणराज्य की भावना, विधायिका की संप्रभुता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्याय पुनर्विलोकन। इसका सही आंसर क्या है? कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका की संप्रभुता, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को मौलिक संरचना सिद्धांत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 99वां संविधान संशोधन 2014। ठीक है, 2014। मौलिक संरचना सिद्धांत से संबंधित मामले को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन सभी को आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, मिनरवा मिस बनाम अगर बात करें, मामला कब का है? 1980 का है। ठीक है, गोलकनाथ मामला जो है यह आपका 1967 का है। केशवानंद भारतीवाद है 1973 का। और इंदिरा नेहरू मामला जो है आपका 1975 का। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की न्यायिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इसमें समाहित नहीं है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है आपका मृत्युदंड का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मृत्युदंड का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब क्यों असंवैधानिक घोषित किया गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो यह राजनीतिक दलों को अज्ञात स्रोतों से असीमित धन प्राप्त करने की अनुमति देता था। सही आंसर भी हो जाएगा। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वो है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आय और व्यय की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए, अनुच्छेद 20 हो जाएगा, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट ए। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पहली बार विधानसभा में राज्यपाल के भाषण को संशोधित किया? इसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था तमिलनाडु द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी विनिमय 2023 के तहत कौन से प्रमुख सुधार किए गए? देखिए, यह किया गया था आपका निजी मेडिकल कॉलेज में शुल्क नियंत्रण लागू किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना किया गया था 1993 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसकी अध्यक्षता की जाती है रामनाथ कोविंद द्वारा की गई थी। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन पर सुझाव देने के लिए इनकी अध्यक्षता में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने किस विशेष राज्य के लिए राज्यपाल की विधायी शक्तियों को सीमित करने से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय दिया था? यह किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है महाराष्ट्र राज्यपाल विवाद जो हुआ था। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने किस केस में अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया था? यह किस मामले में किया गया था? यह किया गया था अयोध्या भूमि जो विवाद था, चुनावी बांड वैधता और कर्नाटक आरक्षण विवाद, इन सभी मामले में ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में हाल ही में चर्चा में रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन किया जाता है जघन्य अपराधों के मामले में त्वरित सुनवाई या त्वरित उसके बारे में निर्णय लेने के लिए इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। तो बी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शर्तों में से कौन एक शर्त शामिल नहीं है? किसी भी 4 राज्यों में कम से कम 6 वैध मत प्राप्त करना और लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतना, लोकसभा में कम से कम 2% सीटें अर्थात 11 सीटें जीतना तथा ये सीटें 3 या उससे अधिक राज्यों में होनी चाहिए। कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, मतलब राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, या फिर लगातार 3 आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ना भले ही कोई सीट न जीती हो। कौन सा क्राइटेरिया शामिल नहीं है? तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। किसी भी 4 राज्यों में कम से कम 6% वैध मत प्राप्त करना, यह जो है शामिल नहीं है। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। इसमें जो है देखिए, एक सेकेंड, कौन सा क्राइटेरिया सही नहीं है? देखिए, ये तो सही तो है। और इसमें 2% सीट अर्थात 11 सीट जीतने या सीटों में 3 से अधिक राज्यों से होनी चाहिए, बात भी ठीक है। और 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त, ये भी ठीक है। लेकिन लगातार 3 आम चुनाव में लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़े भले ही उसे कोई सीट न जीती हो, ये नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। बाकी विकल्प सही है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें जीएस वाले सेक्शन को हम कवर किए हैं। बाकी हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। और आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और अगर इच्छुक हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।